दोस्तों, आज की कहानी हमें दाऊ ठेठवार जी ने भेजी है, जो नैला छत्तीसगढ़ से हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी दाऊ जी की ही जुबानी। ट्रेन अपनी गति से भागी चली जा रही थी। संध्या काल का समय था। तेज बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक वातानुकूलता कोच की खिड़कियों से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। केबिन का एकांत और यह भयावह मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को और डरा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी की पहियों की रफ्तार कम हुई और एक मध्यम से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने कैबिन में अकेला था और इस उधेड़ बुन में था कि कोई सहयात्री आए, जिससे वार्तालाप करते करते आगे का रास्ता आसानी से काटा जा सके। और एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जागृत हो चुका था, उससे मुझे निजात मिल सके। तभी किसी ने कैबिन का दरवाज़ा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति कैबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान आदि व्यवस्थित करने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाकर उसने अपना परिचय दिया। मैं मिस्टर घोष। वो बोला, मैं कोलकाता जा रहा हूँ, पूर्व जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में व्याख्याता के पद पर हूँ और पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने हेतु आग्रह किया, किंतु मैं बहुत शक्की व्यक्तित्व का प्राणी हूँ। ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना असंभव था। मैंने बहुत विनम्रता से उसके आग्रह को ठुकराया। वो भी कम उस्ताद नहीं था। कसकर हंसा और बोला, संशय कर रहे हो मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे क्या क्या होता है। उसके यह सब सुनकर मुझे सांप सूंघ गया, किंतु मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छुपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट से चढ़कर वापस आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में नौकरी कर लेता हूँ रेलवे की। थोड़ी देर बाद मैं और वह विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पूर्व जन्म से संबंधित बातें प्रारंभ की और पूर्व जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा, क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। वो जोर से हंसा और बोला, यह सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वो भूतों के अस्तित्व को नकारता रहा। रात अपने यौवन पर पहुंच चुकी थी। चर्चा उपरांत मैं वातानुकूलता प्रथम श्रेणी के कक्ष में सोने का प्रयास कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगार रख रहा है। मैं हड़बड़ा कर उठा, पर कहीं कोई नहीं था। मेरे अलावा उस कक्ष में मेरा वह सहयात्री ही था, जो सामने की बर्थ पर घोड़े बेचकर सो रहा था। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की तेज आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा कर उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वो आया और बोला, जनाब सोए नहीं? मैंने अपनी घबराहट को रोकते हुए उससे कहा, अभी नींद नहीं आ रही। और मैंने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे कैबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा निश्चित हुआ और बर्थ पर आंख बंद करके लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अब तेज रफ्तार ही पकड़ रखी थी। भय और घबराहट के कारण लघु शंका की इच्छा अपने आप जीवित हो जाती है और मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ा। जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, वो सहयात्री मुझे अंदर दिखा और मैं चिल्लाते हुए अपने बर्थ की तरफ भागा। देखा तो वो सहयात्री इत्मीनान से अपनी बर्थ पर सो रहा है। मैंने घबराहट में उसे जगाया। वो बोला, अरे क्या हुआ? इतना मासूम लग रहा था वो, जैसे कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहाँ भी और वहाँ टॉयलेट में भी? वो कुटिलता से हंसा और बोला, मैं कितने रूपों में कहीं भी रह सकता हूँ,
घबराहट के मारे मैं पसीने से तरबतर सा खड़ा रहा। वो बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही भूत पिचास लोगों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे अब्बक और निर्जीव अपनी बर्थ पर बैठा रहा। तभी केबिन के अंदर टिकट निरीक्षक आया। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि ये वही सहयात्री था। उसने मेरा टिकट चेक किया और मुस्कुराते हुए चला गया। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी कहानी विनय यदु जी ने भेजी है, जो सारंगगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं ये कहानी भी विनय जी की ही जुबानी। विनय एक बीमा कंपनी में काम करते हैं। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरे जगह ग्राहकों से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकते थे। इस बार उनको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, इसलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहती थी। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े, और नेपाल में तो बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 बज चुके थे। जहां वो रह रहे थे वहां सारे घर दूर दूर में ही थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपनी रजाई में दुबक कर आराम ही कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो, इसलिए उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल पड़ा, और उनकी पत्नी घर में अकेली ही थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे वक्त कैसे बिताए। उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर ही कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसलिए उन्होंने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उन्होंने अपना घर का गेट खोला, वैसे ही देखती हैं कि घर के पास बने खंभे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उनको चुपके चुपके देख रहा है। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया, पर वो नहीं आया और वहाँ से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उनको फिर से घूरे जा रहा था। इस बार उनकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और न ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी सी आवाज़ में अपना नाम सूर्या बताया और फिर वहाँ से भाग गया। उनको उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज़ उनको खंभे के पीछे से निहारता रहता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में बैठे आग सेक रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत ख़राब थी। इतनी ख़राब कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। तभी फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज़ साफ आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर दोनों डर गए और सोचने लगे कि इतनी रात को वो भी जान ले लेने वाली ठंड में आखिर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे के मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज़ आने लगी। तभी विनय ने ज़ोर से आवाज़ में बोला, कौन है बाहर? कुछ देर तक आवाज़ तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, कृपया करके दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड है। ये आवाज़ किसी छोटे से बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को ये आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने कहा, ये तो उसी बच्चे की आवाज़ लगती है
जो रोज घर के बाहर खड़ा रहता था। विनय की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक उनके घर के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज ही विनय की पत्नी मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फ़ोन उठाया। वहाँ से उस औरत की आवाज़ आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज़ आ रही है जो दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है वो तब तब सबके घर के बाहर जाता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाज़ा खोल देता है तो अगले दिन बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे उनके पैरों से ज़मीन ही खिसक गई। वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले दिन ही वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस एक बच्चा बच गया। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता। एक दिन बहुत ज़ोरों से बर्फ़ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर के बाहर जा जाकर दरवाज़ा खटखटाता और अपने को घर के अंदर ले लेने की गुहार लगाता, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घर में दुबके हुए थे। अगले दिन सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ़ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी ज़ोरों से बर्फ़ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान रह गए, लेकिन वो लोग वहाँ 1 महीने तक रहे। तब 3-4 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन विनय का काम खत्म हो जाने पर वो वहाँ से चले गए। पर विनय की पत्नी के दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा कि उस घटना के बाद जो बच्चा उसे रोज घर के बाहर दिखता था वो कभी नहीं दिखा।